हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम अपनी संवदिया कहानी को पूरा करने वाले हैं। इससे पिछली वीडियो में हमने इस कहानी को शुरू कर दिया था और हमने ये देखा था कि संवदिया कौन है, हरगोबिंद है और वो कहाँ पे आता है, बड़ी बहुरिया के यहाँ आता है, जहाँ पर उसकी मोदी आइन से बहसबाजी हो जाती है। उस वजह से क्या होता है, मोदी आइन चिढ़कर गुस्से में आकर बड़बड़ाती हुई वहाँ से चली जाती है। अब इस कहानी को आगे कंटिन्यू करते हैं। अब हम ये देखते हैं कि जो संवदिया है यानी हरगोबिंद है, वो बड़ी बहुरिया से कहता है कि अब बताइए क्या कहना है, आपने मुझे क्यों बुलाया। तो वहाँ पे जो बड़ी बहुरिया है वो कहती है कि देखो हरगोबिंद, तुम्हें आज ही जाना होगा मेरी माँ के पास मेरा संदेशा लेकर। तो हरगोबिंद पूछता है कि क्या संदेशा है। संदेशा कहते कहते जो बड़ी बहुरिया है वो रोने लगती है। उसकी भरी हुई आंखों को देखकर हरगोबिंद को भी रोना आ जाता है। हरगोबिंद कहता है कि बड़ी बहुरिया, अपना दिल जो है वो कड़ा कीजिए। तो वो कहती है कि मेरी माँ से कहना कि मैं अब और यहाँ इस हवेली में नहीं रहना चाहती। माँ से कहना कि मैं वहाँ पे भैया भाभी की नौकरी करके पेट पालूंगी, बच्चों की झूठन खाकर एक कोने में पड़ी रहूंगी, लेकिन अब मैं इस महल में, इस हवेली में नहीं रहना चाहती। अब मैं यहाँ पर किसके लिए जीऊँ, बथुआ साग खाकर कितने दिन तक जीऊँ और किसके लिए जीऊँ। यहाँ तो मेरा कोई है ही नहीं, मैं अकेली हूँ। और अगर माँ मेरे को लेने के लिए नहीं आई तो मैं सच में क्या करूँगी, आत्महत्या कर लूँगी। अब ये सारी बातें सुनकर हरगोबिंद को बहुत ही गुस्सा आता है और वो सोचता है कि कैसे देवर देवरानियां हैं यहाँ पर। वो जब आते हैं तो यहाँ पर कर्जों का ढेरा लगाकर चले जाते हैं। अगर वो गर्मी के मौसम में आते हैं तो कच्चा पक्का आम तोड़ कर ले जाते हैं, लेकिन कोई यहाँ पे बड़ी बहुरिया से कुछ नहीं पूछता है और उनकी फिक्र भी नहीं करता है। वो कहता है कि जितने भी उनके देवर या देवरानियां हैं वो सब क्या है, राक्षस हैं। अब जो बड़ी बहुरिया है वो एक गंदा सा नोट जो कि उनके पास था, वो 5 रुपए का नोट हरगोबिंद को दे देती है और कहती है कि ये लो, मैं तुम्हारे राह खर्च का पूरा जो पैसा है वो तो नहीं जुटा पाई हूँ, लेकिन जाने में तुम्हारा काम 5 रुपए से चल जाएगा, तो इसको लो और मेरी माँ के पास चले जाओ। तो हरगोबिंद कहता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद कहीं से इन पैसों का इंतज़ाम कर लूँगा। तो बड़ी बहुरिया कहती है कि तुम कैसे करोगे। तो वो इसका उत्तर नहीं देता है, वो बस इतना कह देता है कि आज ही 10 बजे की गाड़ी से मैं आपकी माँ के यहाँ आपका संदेशा लेकर जा रहा हूँ। अब वो क्या होता है, जो बड़ी बहुरिया है उसको ये कहकर बाहर, उस हवेली से बाहर निकल जाता है। अब जब वो बड़ी हवेली से बाहर निकलता है तो वो सुनता है कि उसकी जो बड़ी बहुरिया है वो उससे कहती है कि मैं तुम्हारी राह देख रही हूँ। अब जो है संवदिया यानी कि हरगोबिंद, वो सोच रहा होता है कि संवाद पहुंचाना कोई आसान काम नहीं है। क्यों आसान काम नहीं है? क्योंकि जो कहा है, किसी ने अपना संदेश दिया है, उसको उसी स्वर में, उसी सुर में सुनाया जाता है। उसी सुर में सुनाना जिस सुर में उस संदेश को कहा गया है, इतना आसान काम नहीं है। सब समझते हैं कि संवाद पहुंचाना तो बहुत आसान काम है। जो कामचोर होता है, निठल्ला होता है, पेटू आदमी होता है, वही संवदिया का काम करता है। बिना मजदूरी के ही गांव गांव संवाद पहुंचाने जाता है। उसको औरतों का गुलाम भी कहते हैं। लेकिन संवाद जो पहुंचाना है वो कोई आसान काम नहीं है। हरगोबिंद ये मानता है कि संवदिया तो भगवान के घर से बनकर आते हैं, ये एक कला है। अब जैसे ही संवदिया ने यानी कि हरगोबिंद ने गाड़ी पकड़ी तो उसको पुराने पुराने संवादों की याद आने लगी। उसे याद आने लगा कि पहले कैसे संवाद भेजा करते थे। बड़ी बहुरिया ने जो उसे संवाद दिया था वो सब उसे याद आने लगा था। उनका संदेश उसके मन में बार बार चलने लगा था कि किसके भरोसे यहाँ रहूंगी, एक नौकर था वो भी भाग गया। ये सारी बातें हरगोबिंद के मन में चल रही थी। तभी उसने अपने साथ में बैठे हुए साथी यानी यात्रा करने वाले एक और आदमी से पूछा कि जिस गाड़ी में हम बैठे हैं, ये थाना बीहमपुर में डाक गाड़ी रुकती है या नहीं रुकती है। तो उसने कहा कि यहाँ वहाँ पर सारी गाड़ियाँ रुकती है। तो हरगोबिंद को यह समझ आ गया कि वो यात्री बात करने में रुचि नहीं रखता है, तो उसने उससे और आगे बात नहीं की। फिर कटिहार जंक्शन पर पहुंचकर उसने 15-20 साल में जो जो कुछ बदल गया था उस पर एक नज़र देखी और पर वो थाना बीहमपुर जाने वाली गाड़ी के लिए प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर चला गया। उसके बाद में पूरे रास्ते हरगोबिंद बड़ी बहुरिया का संदेश ही अपने मन में सोचता
चला आ रहा था। फिर थाना भीमपुर स्टेशन पर गाड़ी पहुंची और हरगोविंद का जी भराया। उसको फिर से बड़ी बहुरिया की सारी बातें याद आने लगी। वो सोच रहा था कि ये बातें कैसे कहे, वो कैसे गांव में जाकर उनकी माँ को ये संदेश दे, क्योंकि अगर वो ऐसा संदेश देगा तो वहाँ के गांव वाले जो हैं वो हरगोविंद के गांव को बहुत ही बुरा भला कहेंगे। और वो ये भी सोच रहा था कि जिस रास्ते से वो आया है उसी रास्ते से क्या है उसकी बड़ी बहुरिया उसके गांव वापस चली जाएगी और फिर कभी लौटकर हरगोविंद के गांव नहीं आएगी। अब जैसे ही हरगोविंद बड़ी बहुरिया के गांव जाता है तो उसे देखते ही लोग पहचान लेते हैं कि वो जलालगढ़ गांव का संवदिया है। अब आपको यहाँ पर एमसीक्यू पूछा जाता है कि हरगोविंद के गांव का क्या नाम था, तो आपको याद रखना है जलालगढ़ गांव था। हरगोविंद भी वहाँ पर बड़ी बहुरिया के बड़े भाई भी थे जिन्होंने हरगोविंद को नहीं पहचाना, लेकिन हरगोविंद ने उन्हें पहचान लिया और फिर वहाँ उनके साथ उनके गांव उनके घर चले गए। घर जाने के बाद हरगोविंद की मुलाकात बड़ी बहुरिया की माँ से हुई। बड़ी बहुरिया की माँ ने पूछा कि क्या तुम मेरी बेटी का कोई संदेश लेकर आए हो? तो हरगोविंद ने कहा कि नहीं, मैं तो पास के गांव में आया था, इसलिए सोचा कि यहाँ पर आकर आपके दर्शन कर लूँ। उसने सच नहीं बताया, उसने संदेश भी नहीं दिया। अब ये बात सुनकर जो है बड़ी बहुरिया की माँ जो थी वो थोड़ा चिंता में आ गई, उदास हो गई कि वो कोई संवाद लेकर नहीं आया है। और फिर हरगोविंद ने झूठ ही कह दिया कि अगर छुट्टी हुई तो दशहरा के समय गंगा जी के मेले में बड़ी बहुरिया आएगी। और तो बड़ी बहुरिया की माँ कहती है कि वो अपने बेटे से कह ही रही थी कि अपनी बहन को जाकर ले आओ, मेरी बेटी को जाकर ले आओ, अब तो वहाँ कोई है ही नहीं, तो वो वहाँ रहकर क्या करेगी। तो यहाँ पर हरगोविंद कहता है कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बड़ी बहुरिया तो वहाँ पर बहुत खुश है, वहाँ पर उनके पास ज़मीन है, वहाँ पर उनको देखभाल के लिए लोग हैं, वहाँ पर बड़ी बहुरिया को कोई भी दिक्कत नहीं है, जबकि ऐसा हकीकत में था नहीं। अब बड़ी बहुरिया की माँ जो है वो हरगोविंद से कहती है कि आप थोड़ा जलपान कर लो। जैसे ही जलपान का समय आता है, हरगोविंद को खाना मिलता है, उसे वही बड़ी बहुरिया की बात याद आ जाती है कि मैं बथुआ साग खाकर कितने दिन जीऊँ। और वो ये सोचने लगता है कि वहाँ तो बड़ी बहुरिया के पास खाने को भी कुछ नहीं होगा या बहुत कम होगा, और यहाँ पर हरगोविंद को कितनी किस्म किस्म की व्यंजन मिले हैं खाने को, जैसे दाल भात, 3 किस्म की भाजी, घी, पापड़, अचार। और ये सब देखकर उसे बड़ी बहुरिया की ही याद आ रही थी। ये सब सोचकर हरगोविंद से खाना नहीं खाया जा रहा था, लेकिन वो जो बूढ़ी माता थी वो बार बार हरगोविंद को खाना खाने के लिए कह रही थी और कह रही थी कि एक जो संवदिया होता है वो डटकर खाता है और अफर कर सोता है। लेकिन हरगोविंद को तो नींद भी नहीं आ रही थी, क्योंकि वो सोता भी था तो उसे नींद में बड़ी बहुरिया याद आती थी, वो रोते हुए दिखती थी, उसकी आवाज़, उसका संदेश सब उसके सामने आ जाता था। और वो रात में सोते हुए भी यही सोच रहा था कि ये मैंने क्या कर दिया, मुझे तो संदेश पहुंचाना था, फिर मैंने ये झूठ क्यों बोल दिया। और फिर वो रात भर यही बात सोचता रहता है। फिर उसको लगता है कि उसने गलत किया और वो सुबह होते ही बड़ी बहुरिया की माता से सारी बातें कह देगा। सुबह होते ही बूढ़ी माता को सच बताने की वो कोशिश करता है, लेकिन उससे नहीं हो पाता है। जैसे ही वो संवाद बताने के लिए बूढ़ी माता के पास जाता है तो बूढ़ी माता उससे कहती है कि कुछ कहना चाहते हो। तो हरगोविंद फिर से वहाँ पर कुछ नहीं बताता और कहता है कि मुझे तो आज ही जाना होगा। तो बूढ़ी माता कहती है इतनी जल्दी क्या है, 1-2 दिन और रुक जाओ। तो यहाँ पर हरगोविंद कहता है कि नहीं, मुझे आज ही जाना होगा, दशहरा में जब बड़ी बहुरिया आएगी तो मैं भी उनके साथ आ जाऊँगा और 15-20 दिन तक रहूँगा। तो ये सुनकर भी जो बूढ़ी माता है वो उदास हो जाती है। वो कहती है कि इतनी जल्दी ही जाना था तो आए क्यों। अब वो अपनी बेटी के लिए दही चूड़ा भेजना चाहती थी, लेकिन भेज नहीं पाएंगी क्योंकि दही का इंतज़ाम तो नहीं हो पाएगा आज। लेकिन चूड़ा है तो ये थोड़ा बासमती धान का चूड़ा ही ले जाओ मेरी बेटी के लिए। चूड़ा की जो पोटली है उसको अपने साथ लेकर बड़ी बहुरिया के घर की तरफ जो है चल पड़ते हैं हरगोविंद। बड़ी बहुरिया के जो भाई है वो हरगोविंद से पूछते हैं कि तुम्हारे पास राह खर्च है। तो हरगोविंद बोलता है कि हाँ हाँ मेरे पास है, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है।
अब जैसे ही स्टेशन पर हरगोबिंद पहुंचता है तो वो हिसाब करता है कि उसके पास जितने पैसे हैं उससे वो कटिहार तक का ही टिकट ले पाएगा, और यदि उसके पास जो चौन्नी है वो नकली साबित हुई तो सैमापुर तक ही जा पाएगा। ये सब सोच 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 कर उसे बहुत डर लग रहा था और उसके शरीर का आधा खून मानो सूख सा गया था। अब वो जैसे ही गाड़ी में बैठता है तो उसे बहुत डर लगने लगता है। क्यों डर लगता है? क्योंकि वो सोच रहा है कि मैं क्या करने गया था और क्या कर आया। जैसे ही वो ये सारी बातें सोच रहा था तो उसको बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। तभी गीत सुना तभी गाड़ी में आता है सूरदास, जो कि गीत गा रहा होता है। उसकी गीत को सुनकर हरगोबिंद को थोड़ी तसल्ली मिलती है, थोड़ी राहत मिलती है। सुबह 5 बजे हरगोबिंद कटिहार पहुंच जाता है और फिर वहां से जलालगढ़, जो कि उसका गांव था, उसकी तरफ जाने लगता है। जलालगढ़ जाने तक के लिए ट्रेन से उसके पास पैसे तो थे नहीं, इसीलिए वो पैदल जाना शुरू करता है। लगभग 20 कोस का रास्ता था और वो सोचता है कि 20 कोस कौन सा ज़्यादा है, वो तो आराम से जा सकता है। इसीलिए वो महावीर विक्रम बजरंगी जी का नाम लेकर क्या करता है, चलना शुरू करता है, और 10 कोस तक तो वो बहुत तेज़ी से चलता है। फिर वह कस्बा शहर पहुंचकर पेट भर पानी पी लेता है। पोटली में नाक लगाकर सूंघता है तो उसे बासमती धान का चूड़ा, उसकी सुगंध आती है। फिर वह सोचता है कि नहीं, वो इसमें से मुट्ठी भर भी नहीं खाएगा, क्योंकि ये किसके लिए है, बड़ी बहुरिया के लिए है। अब धीरे धीरे क्या होता है, उसके पैर लड़खड़ाने लगते हैं। उसको जल्दी गांव पहुंचना था। उसे इस बात का भी डर लग रहा था कि वो बड़ी बहुरिया को क्या जवाब देगा। जिस काम के लिए उसे भेजा था वो तो वो कर कर आया ही नहीं है। वो सोच रहा था कि बड़ी बहुरिया उसकी राह देख रही होगी। जैसे जैसे वो जलालगढ़ गांव की तरफ बढ़ रहा था उसको बड़ी बहुरिया की बातें याद आ रही थी, और उसे दूर से ही जलालगढ़ स्टेशन का सिग्नल दिखाई पड़ता था। अब उसे विश्वास होने लगा था कि वो गांव के बहुत ही नज़दीक है। जैसे जैसे वो गांव की तरफ बढ़ रहा था उसे अजीब अजीब चीज़ें दिखाई दे रही थी। हवेली, कभी नदी कभी खेत दिखाई पड़ रहे थे। झोपड़े या हाथियों का झुंड है, उसमें वो फर्क नहीं कर पा रहा था। उसे बहुत अजीब अजीब चीज़ें दिखाई दे रही थी, और फिर उसे एक आवाज़ सुनाई दे रही थी जिसमें भी वो फ़र्क नहीं कर पा रहा था कि ये कटिहार स्टेशन का भोपा है या बड़ी बहुरिया की बोली। और फिर धीरे धीरे वो आवाज़ सुनता है, और क्या आवाज़ थी? आवाज़ थी बड़ी बहुरिया की। वो कह रही थी, हरगोबिंद भाई क्या हुआ तुमको, तुम ठीक तो हो, तुम आ गए? अब हरगोबिंद की आंखें खुलती है तो वो देखता है कि वो बिछावन पर है। वो आते आते बेहोश हो गया था। उसके सामने बड़ी बहुरिया है। बड़ी बहुरिया अब हरगोबिंद से पूछती है कि तुम ठीक तो हो, लो एक घूंट दूध पी लो। जैसे ही हरगोबिंद को होश आया उसने बड़ी बहुरिया को देखा। उसने बड़ी बहुरिया के पैर पकड़ लिए और कहने लगा कि मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारा संवाद नहीं सुना सका। तुम गांव छोड़कर मत जाओ, मैं तुम्हें अब कोई भी दुख नहीं होने दूंगा। अब मैं तुम्हारा बेटे जैसा हूँ, तुम जो बोलोगी सब करूँगा। अब मैं कोई भी निठल्ला वाला काम नहीं करूँगा। मैं तुम्हारी सेवा करूँगा। तुम मेरी माँ हो, तुम पूरे गांव की माँ हो, बस तुम गांव छोड़कर मत जाओ। बड़ी बहुरिया गरम दूध में एक मुट्ठी बासमती चूड़ा डालकर मसकने लगी, और वह भी यही सोच रही थी कि उसने कितनी बड़ी गलती की संवाद भेजकर, क्योंकि संवाद भेजने के बाद से ही वह अपनी गलती पर पछता रही थी कि मुझे ये संवाद नहीं भेजना चाहिए था।